सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल आप ही से है और वो सवाल यही है जो तमाम राजनीतिक पार्टियां पूछ रही हैं कि लाने की मंशा नहीं है आपकी, आप इसको 24 में भुनाना चाहते हैं और इसीलिए चुनावों के ऐन पहले एक तो 4 राज्य आपके लिए अहम है और उसके बाद से 24 का लोकसभा चुनाव भी है, सिर्फ यही भुनाने के लिए। और लगता है ऐसा ही, आप लोग कहते तो है कि मुसलमानों को देश में अन्य पार्टियां डरा रही हैं, लेकिन जब आप सीधा बहुविवाह पर टारगेट करते हैं तो क्या आप मुस्लिम समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे हैं? अंजना जी, आपकी बात से ही मैं बात निकालता हूं। जो लोग ये कहते हो कि बहुविवाह को टारगेट करते हैं, मतलब मुस्लिम समाज को टारगेट करते हैं, यानी 21वीं सदी की इस दुनिया में खड़े होकर वो ये कहते हैं कि बहुविवाह का अधिकार होना चाहिए, यानी महिलाओं की हैसियत यह होनी चाहिए। अब इसके बाद अंतर समझ लीजिए क्या है। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं, स्वतंत्रता का अमृत काल आ गया, अमृत महोत्सव वर्ष पूर्ण हो गया, मगर स्वतंत्रता के समय की ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी के तमाम एजेंडा ऐसा दिमागों में फितूर की तरह चढ़े रहे कि वो जाके अब 2019 के बाद जब हमें वो शक्ति मिली कि हमें दोबारा बहुमत मिला और राज्यसभा में भी हमारी इतनी पर्याप्त संख्या हुई जो 2014 से 19 के बीच में नहीं थी कि हम कर सके, धारा 370 टेम्परेरी एंड ट्रांजिएंट लिखा गया था। वो कहते हैं चर्चा करो चर्चा करो चर्चा करो, 67 साल चर्चा होती रही, 70 साल चर्चा होती रही, राम जन्मभूमि का विषय चर्चा करो, समाधान ऐसे निकलेगा, चर्चा करो, वैसे ट्रिपल तलाक चर्चा करो, मतलब 3 तलाक पर भी बहस हो रही थी। और आज कहा जा रहा बहुविवाह का मतलब मुसलमानों को टारगेट करना है, इसीलिए मुसलमानों को उस स्थिति में जाकर पहुंचाए। मैं एक ईमानदारी से बात कहना चाहता हूं, यदि सबको जनधन योजना मिले, इसमें कोई किसी को समस्या नहीं है, सबको आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य कवर मिले, सबको उज्ज्वला योजना में सब कुछ मिले, सबको नल से जल मिले, सबको बिजली पानी सड़क मिले, मुस्लिम समाज के 70% लोग हैं जिन्हें किसी न किसी एक योजना का लाभ अवश्य मिला, यह समानता है। सबका एक समान दंड भी हो, यानी चोरी करना हो, यदि हत्या से लेकर चोरी डकैती सबके ऊपर एक समान कानून लागू हो, तो उसके बाद अगर सिर्फ इतना कह दिया जाए कि रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक पत्नी एक पति का सिद्धांत लागू हो जाए, तो इसमें क्या समस्या है? और यहां समस्या की भी मैं बात कहूं, यह समस्या उठाई किसने? मैं पूछना चाहता हूं, विधि आयोग ने सबसे सजेशन मांगे। हमारे विरोधी लोग कहते हैं मसौदा कहां है, मसौदा कहां है। विधि आयोग बाकायदा एक कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक आयोग है जिसने सुझाव मांगे, 14 जुलाई तक दीजिए सुझाव, मगर बगैर सुझाव मांगे प्रतिक्रिया कौन दे रहा है? सिर्फ 3 प्रकार के लोग दे रहे हैं अंजना जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ और ये सेकुलर दल और कट्टरपंथी जमात, बस और कुछ नहीं। इसका मतलब बहुत साफ है कि मुस्लिम समाज के कुछ कट्टरपंथी समूह जो महिलाओं के अधिकारों को दबा कर रखना चाहते हैं, उनके माध्यम से मुस्लिम वोटों की तिजारत कितनी आसानी से की जा सके, इसके लिए सेकुलर दलों के बीच की यह जवाबी कव्वाली है। बस इतना ही इसका लेना देना है, अन्यथा न इसका संविधान से लेना देना है, न संविधान निर्माताओं की भावना से, न सर्वोच्च न्यायालय की भावना से, न समानता की भावना से, न सेकुलरिज्म की भावना। संजय जी, आप किस ग्रुप में आते हैं? उन्होंने 3 श्रेणियां रखी हैं, एक तो वो कह रहे हैं जो कट्टरपंथी हैं, दूसरा वो कह रहे हैं देखिए सर्वोच्च न्यायालय और संविधान के प्रति इतना सम्मान आपके कार्यक्रम में अभी सुधांशु जी ने जताया, मेरा तो मन भावुक हो गया उनकी बात सुन के। कितना सम्मान है उनके मन में संविधान के प्रति। भारत के संविधान के मुताबिक इस देश की सर्वोच्च न्यायालय की 5 जजों की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को एक फैसला दिया, 8 दिन के अंदर अध्यादेश, एक काला अध्यादेश लाकर उसको इन्होंने पलट दिया। इनका संविधान के प्रति सम्मान है, इनके मन में संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति कोई आस्था है? छोड़ दीजिए इसकी बात। अब आते हैं यूसीसी के ऊपर। निश्चित रूप से उन्होंने बिल्कुल सही बात कही और मैं धारा 44 आपके सामने पढ़ के कहना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक बात उन्होंने कहा। देश के संविधान की धारा 44 यह साफ तौर पे कहती है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा, यानी संविधान सरकार को सभी समुदायों को उनके मामलों पर एक साथ लाने का निर्देश दे रहा है जो वर्तमान में उनके संबंधित व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित है।
हम कह रहे हैं हम सिद्धांतता यूसीसी के समर्थन में है, क्योंकि आर्टिकल 44 में यह बात लिखी हुई है। आ जाते हैं आर्टिकल 25 क्या कहता है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और दूसरी बात हमारी पार्टी की उसी से जुड़ी हुई है जो हम कह रहे हैं। आर्टिकल 25 यह कहता है कि हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, धारा 25। और इसमें धारा 25 में राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में यह कहा जा रहा है कि यह हमारे फंडामेंटल राइट हैं और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं, पहली बात तो बेसिक स्ट्रक्चर में आप कोई बदलाव कर नहीं सकते। अगर आप यूसीसी लाना चाहते हैं, जो धारा 44 से आप कह रहे हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि सभी से राय लेके, सभी सरकारों से बात करके, समुदायों से बातचीत करके आप बनाइए, तो आपने बुलाया सिख धर्म के लोगों को, आपने बुलाया जैन धर्म के लोगों को, आपने बुलाया बौद्ध धर्म के, पारसी धर्म के लोगों को, आपने बुलाया इस देश के आदिवासी समुदायों को। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक लंबी लड़ाई के बाद जैन धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय का स्टेटस मिला। एक लंबी लड़ाई के बाद 2012 में आनंद मैरिज एक्ट सिखों के लिए पास किया गया। आप उस एक्ट का क्या करेंगे? उस एक्ट के तहत मिलने वाले सिख समुदाय को जो अधिकार मिले हैं उसका क्या करेंगे? और सबसे बड़ा जो इस देश के करोड़ों आदिवासियों से जुड़ा हुआ मसला है, और अंजना जी माफ कीजिएगा, आपने भी जानकारी नहीं दी, इस देश में आदिवासी समुदाय की कुछ महिलाओं को बहुविवाह का भी अधिकार है। पॉलीएंड्री का कानून है, हिमाचल में पढ़ लीजिएगा, पॉलीएंड्री का कानून। गोवा, जिस कानून को सबसे ज्यादा ढोल पीटते हैं सुधांशु जी, गोवा में यूसीसी है, गोवा में यूसीसी है, पूरी भाजपा ढोल पीटती है गोवा में यूसीसी है। अरे गोवा का यूसीसी लागू करेंगे तो हमारे जो बीजेपी के सांसद मित्र हैं उनकी पत्नियां बेलन लेके दौड़ा देंगी। गोवा के यूसीसी में साफ तौर पे लिखा हुआ है, अगर किसी हिंदू महिला को बेटा नहीं होता तो हिंदू पति को दूसरी शादी करने का अधिकार है। यही कानून आप पूरे देश के ऊपर थोपना चाहते हैं। हिंदुओं में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है, जिसके तहत अंजना जी हिंदू परिवारों को टैक्स में राहत मिलती है। क्या आप उस राहत को कायम रखेंगे या दूर कर देंगे? अब आ जाते हैं आदिवासी समुदायों को और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को। 371 का कानून है, जिसमें क्या कहा गया है? साफ तौर पे कहा गया है अंजना जी, मिजोरम में 371 है, जिसमें कहा गया इस कानून के मुताबिक भारत की संसद मिजोरम की विधानसभा की मंजूरी के बिना मिजो समुदाय से जुड़ी रीति रिवाजों, उनके प्रशासन, उनके न्याय के तरीकों, उनके जमीन से जुड़े मामलों व कानून को नहीं बना सकेगी, कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकेगी। 371A, इसके मुताबिक भारत की संसद बिना नागालैंड की विधानसभा की मंजूरी के नागा धर्म से जुड़ी सामाजिक परंपराओं, पारंपरिक नियमों, कानूनों, नागा परंपराओं द्वारा किए जाने वाले न्यायों और नागाओं की जमीन के मामलों में कानून नहीं बना सकती। ये सारे राइट्स का क्या होगा? आपने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बातचीत की, आपने बौद्ध धर्म गुरुओं से बातचीत की, आपने जैन धर्म गुरुओं से बातचीत की जिनके यहां संथारा की प्रथा है, आपने बातचीत की उनसे, आपने आदिवासी समुदायों को जो राइट्स मिले हैं इस देश के अंदर उनसे बातचीत की आपने। आपके मन में 9 साल तक इस कानून में अगर आपकी वाकई मंशा होती इस कानून को लागू करने के लिए, तो इन समुदायों के साथ बातचीत करके आप एक कंसेंसस बनाते। अभी देखिए उन्होंने आपके सामने कितनी बारीकी से कहा कि भाई देखिए एक विधि आयोग है, इन्हीं से पूछिए, मैं नहीं पूछूंगा। 2018 में इनके विधि आयोग के जो चेयरमैन थे उन्होंने क्या कहा था, इनकी सरकार के। मैं नहीं बोलूंगा अंजना जी, क्योंकि मैं बोलूंगा तो मैं तो राजनीति करने लगूंगा। विधि आयोग के चेयरमैन ने जो सबकी राय ली थी एक बार पहले यूसीसी पे, उस चेयरमैन का क्या वक्तव्य है ये आपके सामने अभी अपने सुंदर वक्तव्यों से आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी बताएंगे। तो इसलिए आप किसको गुमराह कर रहे हैं? आप इस देश के सिखों का, जैन धर्म के लोगों का, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का, आदिवासियों का अधिकार सुरक्षित रखना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। उनको समानता का अधिकार कैसे देना चाहते हैं, समान कानून कैसे बनाना चाहते हैं? कृपा करके उनसे बातचीट तो विविधताओं का देश है सुधांशु जी, ठीक है, ठीक है, विविधताओं का देश है। राइट्स है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन फंडामेंटल राइट है हमारा।